द डीप डाइव में स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय है आलिया भट्ट। हाँ, और आज हमारे पास जो सोर्सेस का स्टैक है वो काफी डाइवर्स है। बिल्कुल, हमारे पास विकिपीडिया के विस्तृत पन्ने हैं, द CSR जर्नल के कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख हैं, और इसके साथ बॉलीवुड MDB का डेटा भी है। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स हैं, और एक सबसे अलग चीज, वर्ल्ड वाइड जर्नल्स नाम के एक अकादमिक जर्नल का एक बहुत ही गंभीर रिसर्च पेपर भी शामिल है। एग्जैक्टली। और आज का हमारा मिशन सिर्फ एक मशहूर बॉलीवुड स्टार के फिल्मी सफर की कहानी सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का उद्देश्य यह समझना है कि कैसे एक अभिनेत्री ने खुद को एक ग्लोबल फैशन आइकन, एक सफल एंटरप्रेन्योर, एक परोपकारी यानी फिलैंथ्रोपिस्ट, और सबसे हैरानी की बात, अकादमिक रिसर्च के एक गंभीर विषय के रूप में स्थापित कर लिया है। तो बिना किसी देरी के सोर्सेस पर इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये चर्चा वाकई में बहुत खास होने वाली है, क्योंकि जब हम किसी फिल्म स्टार के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारा ध्यान सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या गॉसिप कॉलम या रेड कार्पेट लुक्स तक ही सीमित रह जाता है। सही कहा, लेकिन इन सोर्सेस को गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी और रणनीतिक है। हाँ, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने प्रभाव, अपनी कैपिटल और अपनी कला का उपयोग समाज, पर्यावरण और व्यापार की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए किया है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैमरे के पीछे की हकीकत और जो बिजनेस मूव्स होते हैं वो कैमरे के सामने दिखने वाली ग्लैमरस दुनिया से कितने अलग, कैलकुलेटेड और प्रभावशाली हो सकते हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उनके एक अभिनेता के रूप में विकास से। हाँ, ये सफर काफी दिलचस्प है। सोर्सेस के मुताबिक 2012 में जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई थी, तब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि एक हल्की फुल्की डिजाइनर कपड़े पहनने वाली टीनेज फिल्म से शुरुआत करने वाली ये लड़की आगे चलकर इतने जटिल और गहरे किरदार निभाएगी। एग्जैक्टली। हमारे पास द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया यानी THR इंडिया की फरवरी 2026 की एक बहुत ही ताजा लिस्ट है, जिसमें उनकी टॉप 10 परफॉर्मेंस को रैंक किया गया है। और वो लिस्ट अपने आप में उनकी वर्सेटाइलिटी यानी विविधता का एक बहुत बड़ा सबूत है। बिल्कुल। इस लिस्ट में जो नंबर 1 पे परफॉर्मेंस है वो उड़ता पंजाब की है। हाँ, जहाँ उन्होंने एक बिहारी माइग्रेंट का बेहद संवेदनशील और डार्क किरदार निभाया था। मतलब एक ऐसी लड़की जिसका नाम तक फिल्म में ठीक से नहीं बताया जाता। और नंबर 2 पर है गली बॉय की सफीना, जो अपने आप में एक तूफान थी। पॉसेसिव, अग्रेसिव और पूरी तरह से अनफिल्टर्ड। एकदम अनफिल्टर्ड। नंबर 3 पर हाईवे की वीरा त्रिपाठी और नंबर 4 पर है गंगूबाई काठियावाड़ी। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये सिर्फ फिल्मों की लिस्ट नहीं लगती। हाँ, ये एक कलाकार के लगातार रिस्क लेने और खुद को अनकंफर्टेबल जोन में धकेलने का सफर लगता है। जो बात आपने रिस्क लेने की कही, वही सबसे अहम है यहाँ। और इस सफर में जो एक बहुत बड़ा और रिस्की मोड़ आया, वो था उनका एक निर्माता यानी प्रोड्यूसर के रूप में कदम रखना। आप डार्लिंग्स की बात कर रही हैं? हाँ, 2022 की फिल्म डार्लिंग्स का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। ये उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस की पहली फिल्म थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई बड़ा स्टार अपना प्रोडक्शन हाउस खोलता है तो वो आमतौर पर एक सुरक्षित, कमर्शियल और बड़े बजट की मसाला फिल्म बनाता है। हाँ, ताकि पैसा डूबने का डर ना रहे। एक टिपिकल ब्लॉकबस्टर अप्रोच। बिल्कुल। लेकिन डार्लिंग्स कोई आम कमर्शियल फिल्म नहीं थी। ये घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस जैसे बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर आधारित एक डार्क कॉमेडी थी। और इसमें उनके साथ शेफाली शाह और विजय वर्मा जैसे उम्दा कलाकार थे। सही कहा। एक नए प्रोड्यूसर के लिए ऐसा विषय चुनना इंडस्ट्री के लिहाज से एक बहुत बड़ा कमर्शियल रिस्क था। मैंने सोर्सेज में देखा कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, तो क्या ये रिस्क आर्थिक रूप से और दर्शकों की पहुंच के मामले में सफल रहा? सोर्सेज का डेटा ऐसे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। अच्छा। हाँ, नेटफ्लिक्स पे जब ये नॉन इंग्लिश ओरिजिनल फिल्म रिलीज हुई तो इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 10 मिलियन व्यूइंग आवर्स यानी 1 करोड़ घंटे देखे जाने का रिकॉर्ड बना दिया था। 1 करोड़ घंटे सिर्फ ओपनिंग वीकेंड में? एक डार्क कॉमेडी के लिए ये आंकड़ा तो असाधारण है। इतना ही नहीं, 2023 के फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी मिला। मतलब एक ही फिल्म से उन्होंने एक्टिंग और प्रोडक्शन
दोनों मोर्चों पर एक सॉलिड स्टेटमेंट दे दिया। बिल्कुल दे दिया। और अगर हम भविष्य की बात करें तो आज 6 मार्च 2026 है। हाल ही में 2024 में उनकी फिल्म जिगरा आई थी, हाँ। जो उनके ही प्रोडक्शन हाउस की थी। हाँ, और अब 2026 में उनकी लाइनअप देखिए, अल्फा, जो यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। ये वही यूनिवर्स है जिसमें पठान और वॉर जैसी फिल्में हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर आ रही है, जिसमें वो रणवीर कपूर और विक्की कौशल के साथ नजर आने वाली हैं। ये दिखाता है कि वो कमर्शियल सिनेमा और क्रिटिकली अक्लेम्ड सिनेमा के बीच एक बहुत ही सदा हुआ बैलेंस बना रही हैं। सही कहा। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उनके द्वारा निभाए गए किरदार सिर्फ सिनेमाघरों तक या बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहे, हाँ, बल्कि वे समाजशास्त्र और एकेडमिक रिसर्च का विषय बन गए हैं। बिल्कुल। जो वर्ल्ड वाइड जर्नल्स का पेपर आपने शुरू में मेंशन किया था, हाँ। वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस एकेडमिक रिसर्च पेपर के अनुसार गंगूबाई काठियावाड़ी के उनके किरदार को एक बहुत ही अलग और गहरे नजरिए से विश्लेषित किया गया है। इस पेपर में गंगूबाई के किरदार को मातृसत्ता यानी मैट्रियार्की और फेमिनिस्ट फैमिली थ्योरी के चश्मे से देखा गया है। रुकिए, मातृसत्ता या मैट्रियार्की का नाम सुनते ही अक्सर लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हाँ, ये काफी आम है। आम धारणा ये है कि मातृसत्ता का मतलब पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की का एकदम उल्टा है। मतलब एक ऐसा समाज जहाँ महिलाएं पुरुषों पर राज करती हैं या उन्हें दबाती हैं। बिल्कुल। क्या अकादमिक रिसर्च भी यही कहती है? नहीं, रिसर्च पेपर इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ता है और यहीं पर जे बाचोफेन यानी जे बाचोफेन की मातृसत्ता थ्योरी का संदर्भ आता है, जिसे पेपर में निष्पक्ष रूप से इस्तेमाल किया गया है। तो उनके अनुसार असली मतलब क्या है? उनके और आधुनिक फेमिनिस्ट थ्योरी के अनुसार मातृसत्ता शक्ति या दबदबे की व्यवस्था नहीं है। इसका असली मतलब एक ऐसे समाज से है जहां महिलाओं को उनके जेंडर या पहचान की वजह से किसी भी तरह के नुकसान, भेदभाव या हाशिए पर जाने का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये दूसरों को दबाने के बारे में नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है जो केयर, समानता और सुरक्षा पर आधारित हो। एग्जैक्टली। तो अगर हम इसे फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से जोड़कर देखें, तो ये थियरी स्क्रीन पर कैसे लागू होती है? फिल्म में गंगूबाई का किरदार इसी सुरक्षित इकोसिस्टम को बनाने का एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, हम देखते हैं कि कैसे वो खुद को एक नेता के रूप में स्थापित करती हैं। बिल्कुल, वो कमाठीपुरा जैसे रेड लाइट एरिया में काम करने वाली सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। और वो उनके बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए समाज से, स्कूल के प्रिंसिपल से और यहाँ तक कि राजनीतिक व्यवस्था से भी टकरा जाती हैं। हाँ, अकादमिक भाषा में कहें तो ये रैडिकल फेमिनिज्म और लिबरल फेमिनिज्म का एक शक्तिशाली उदाहरण है। सही कहा। उन्होंने एक ऐसी दमनकारी व्यवस्था के बीच महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया जहां उनकी कोई आवाज नहीं थी। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो इंसान पर्दे पर ऐसे सशक्त और सुरक्षित जगह बनाने वाले किरदार निभा रहा है, असल जिंदगी में भी अपने बिजनेस और समाज सेवा के जरिए कुछ वैसा ही इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। चलिए उनके एंटरप्रेन्योरशिप और परोपकार यानी फिलैंथ्रोपी के पहलू को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, 2020 में जब पूरी दुनिया एक भयानक महामारी के बीच रुकी हुई थी, तब उन्होंने एंडमामा नाम का एक फैशन ब्रांड शुरू किया। सोर्सेज बताते हैं कि ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली कपड़े बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी वैनिटी प्रोजेक्ट था या सच में इसका कोई ग्राउंड इम्पैक्ट है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि आज के समय में सस्टेनेबिलिटी या इको फ्रेंडली शब्द का इस्तेमाल अक्सर ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग या ग्रीन वॉशिंग के लिए करते हैं। लेकिन एडामामा के मामले में सोर्सेज कुछ बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं जो इसे अलग बनाते हैं। जैसे कि पहली बात, इन कपड़ों में पूरी तरह से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक कॉटन का इस्तेमाल होता है। कोई भी हानिकारक रसायन या केमिकल डाइज का प्रयोग नहीं किया जाता। फास्ट फैशन की दुनिया में जहाँ कपड़ों को रंगने में नदियों का पानी जहरीला हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। मैंने एक बहुत ही रोचक तथ्य पढ़ा इसके बारे में। बताइए। इन कपड़ों के साथ जो टैग या लेबल आते हैं, वो प्लास्टिक या साधारण कागज के नहीं, बल्कि सीड पेपर के बने होते हैं। जी हाँ, सीड पेपर। मतलब अगर आप उस लेबल को कूड़े में फेंकने के बजाय मिट्टी में दबा दें और थोड़ा पानी दें, तो उसमें मौजूद बीजों से एक पौधा उगाएगा। यह सिर्फ कपड़े बेचने का तरीका नहीं है, यह बच्चों को बहुत कम उम्र में ही
प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका भी है। और बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये मॉडल बहुत सफल रहा। डेटा तो यही बताता है। 2023 में रिलायंस रिटेल जैसी विशाल कंपनी ने इस ब्रांड में 51% हिस्सेदारी खरीद ली। रिलायंस का किसी ब्रांड में इतना बड़ा निवेश करना ये साबित करता है कि ये सिर्फ एक सेलेब का शौक नहीं है, बल्कि एक स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। और अब 2026 में ये ब्रांड योर बेबी सेफ नाम से बेबी केयर प्रोडक्ट्स के बाजार में भी उतर चुका है। इसके अलावा उनकी पहल सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। द CSR जर्नल के अनुसार जानवरों और पर्यावरण की भलाई के लिए उन्होंने कोएग्जिस्ट नाम की एक पहल काफी पहले शुरू की थी। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा इनोवेटिव लगा वो है उनकी माई वार्डरोब इज सू वार्डरोब यानी MIWISW पहल। हाँ, इसके बारे में बताइए। सोर्सेज में सर्कुलर फैशन का जिक्र है, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? सर्कुलर फैशन का सीधा सा मतलब है कपड़ों को कचरे में जाने से रोकना। हाँ, क्योंकि आज फास्ट फैशन की वजह से लोग कपड़े खरीदते हैं, कुछ बार पहनते हैं और फेंक देते हैं, जो लैंडफिल में जमा हो जाते हैं। माई वार्डरोब इज योर वार्डरोब इसी बर्बादी को रोकने का एक तरीका है। इस पहल के जरिए वो अपनी अलमारी के डिजाइनर और आम कपड़े नीलाम करती हैं। और जो उन्हें खरीदता है वो उन कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करता है। यही सर्कुलर फैशन है और उस नीलामी से जो पैसा मिलता है उसे चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने इसमें अनुष्का शर्मा जैसी दूसरी बड़ी हस्तियों को भी इस मुहिम से जोड़ा है ताकि इसका प्रभाव बड़ा हो सके। तो ये पर्यावरण और परोपकार दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और परोपकार की बात करें तो कडल्स फाउंडेशन के साथ मिलकर वो कैंसर से पीड़ित बच्चों के पोषण के लिए फंड जुटाने का काम करती हैं। और हाल ही में मार्च 2024 में उन्होंने सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए लंदन के बेहद प्रतिष्ठित मैंड्रिन ओरिएंटल होटल में होप काला का आयोजन किया था। ये फाउंडेशन कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन के बीचों बीच ऐसा आयोजन करना दिखाता है कि उनकी पहुंच और प्रभाव का दायरा अब ग्लोबल हो चुका है। बिल्कुल। अगर इसको बड़े नजरिए से देखा जाए तो उनका ये ग्लोबल सफर सिर्फ समाज सेवा तक सीमित नहीं है। हाँ, ये फैशन और मीडिया की दुनिया में भारतीय पहचान को एक वैश्विक मंच पर स्थापित करने के बारे में भी है। 2023 में वो एक ऐतिहासिक पल था जब उन्हें इटालियन लग्जरी ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया। बॉलीवुड MDB और ET की रिपोर्ट्स 2025 के मिलान फैशन वीक के कुछ चौंकाने वाले डेटा पॉइंट शेयर करती हैं। हाँ, डेटा बताता है कि उनकी वहां मौजूदगी ने $3.8 मिलियन का अर्न्ड मीडिया वैल्यू यानी EMV जनरेट किया। रुकिए, जो सुनने वाले मार्केटिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ये अर्न्ड मीडिया वैल्यू या EMV क्या होता है? EMV या अर्न्ड मीडिया वैल्यू का आसान मतलब है मुफ्त की पब्लिसिटी की कीमत। $3.8 मिलियन का मतलब क्या है यहाँ? मान लीजिए गुच्ची को दुनिया भर में जितने लोगों तक अपनी ब्रांडिंग पहुंचानी थी, अगर वो उसके लिए टीवी या डिजिटल विज्ञापन चलाते तो उन्हें $3.8 मिलियन खर्च करने पड़ते, यानी करीब 31 करोड़ रुपए। लेकिन आलिया भट्ट के वहां जाने से उनके फैंस और मीडिया ने उनके लुक्स को इतना शेयर किया कि गुच्ची को वो पब्लिसिटी बिना विज्ञापन के ही मिल गई। कमाल है। उनका सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट था जिसका कैप्शन था पर्सनल स्टाइल बट गुचिफाइड। और वो इंटरनेट पर इतना वायरल हुआ कि उसने अकेले ही ब्रांड को बहुत बड़ा मीडिया इम्पैक्ट वैल्यू दे दिया। ये आंकड़े वाकई किसी भी ब्रांड के लिए गेम चेंजर हैं। और उनका जलवा सिर्फ मिलान तक सीमित नहीं रहा। हाँ, कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में जब वो रेड कार्पेट पर उतरी तो उन्होंने गुच्ची की बनाई भी पहली साड़ी पहनी थी। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड जो साड़ियों के लिए नहीं जाना जाता, उसने उनके लिए एक कस्टम साड़ी डिजाइन की। इसके अलावा उन्होंने वहाँ शिपारेली का एक गाउन भी पहना था। और मेट गाला का तो पूरा मीडिया कवरेज ही अलग स्तर का होता है। 2023 में उन्होंने प्रबल गुरुंग की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी थी। और 2024 के मेट गाला का उनका लुक तो भारतीय हस्तशिल्प के लिए एक ग्लोबल शोकेस बन गया। बिल्कुल, उन्होंने सब्यसाची की डिजाइन की हुई एक कस्टम साड़ी पहनी जिसका पल्लू 23 फुट लंबा था। 23 फुट? हाँ, और उस साड़ी पर रेशम, मोतियों और कीमती पत्थरों की जो जटिल कारीगरी थी उसे बनाने में हजारों घंटे लगे थे। न्यूयॉर्क के उस सबसे बड़े फैशन मंच पर उस साड़ी ने पूरी दुनिया के सामने भारतीय कारीगरों की मेहनत और कला की एक शानदार मिसाल पेश की। बिल्कुल, ग्लोबल मंचों पर उनका ये सफर बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन जब आप इतने बड़े ग्लोबल मंच पर होते हैं तो हर कैमरा आप पर होता है। आपकी हर एक बात, हर एक प्रतिक्रिया को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाता है। ये सच है। सोर्सेज में हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट भी शामिल है
जो हमें दिखाती है कि मीडिया इमेज का एक दूसरा थोड़ा अंधकारमय पहलू भी होता है, ट्रोलिंग और आलोचना। हाँ, पब्लिक फिगर होने की ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो चुकानी पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में फरवरी 2026 के अंत में 79वें बाफ्टा अवार्ड्स के दौरान एक ऐसा ही वाकया हुआ। रेड कारपेट पर एक इंटरव्यू क्लिप इंटरनेट पर काफी चर्चा का विषय बन गई। इंटरव्यू में उनसे एक बहुत ही कैजुअल सवाल पूछा गया था, ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सबसे बेहतरीन प्लॉट ट्विस्ट हो। इस पर उन्होंने हॉलीवुड फिल्म गॉन गर्ल का नाम लिया, हाँ, जो कि एक बहुत ही सामान्य जवाब लगता है। तो इसमें विवाद क्या था? विवाद उनके जवाब में नहीं था, बल्कि उनके जवाब देने के तरीके को लेकर इंटरनेट ने एक राय बना ली। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें बहुत बुरी तरह ट्रोल किया। कमेंट्स में कहा गया कि वो बहुत नर्वस लग रही थी या उनका एक्सेंट और बर्ताव बनावटी लग रहा था। इंटरनेट पर अक्सर बिना संदर्भ के छोटे से वीडियो क्लिप को लेकर एक पूरी कहानी गढ़ ली जाती है, और ये सोशल मीडिया के युग की एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी स्थिति को उन्होंने जिस तरह से संभाला वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अक्सर सेलिब्रिटीज ऐसी आलोचनाओं पर या तो चुप रहते हैं या फिर एक बहुत ही अग्रेसिव पीआर स्टेटमेंट जारी करते हैं। लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम के पॉपुलर फैशन और पॉप कल्चर अकाउंट डाइट साब्या के साथ हुई एक बातचीत में इस पूरी आलोचना का बहुत ही सीधा और ऑथेंटिक जवाब दिया। सही कहा, उन्होंने अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया कि उस पल में वो बस पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। उनके दिमाग में चल रहा था कि कैसे उस फिल्म का वो मशहूर मोनोलॉग था और कैसे उस किरदार ने चीजों को अंजाम दिया था। उन्होंने अपनी किसी गलती को छिपाने या बचाव की मुद्रा में आने के बजाय खुद को स्वीकार करते हुए बहुत ही बेबाकी से कहा, आई एम एन अनकूल गर्ल। मैं एक अनकूल लड़की हूँ, और ये भी जोड़ा कि शायद वो कूल होने से ज्यादा स्वीट हैं। ये वाकया बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये दिखाता है कि आज के दौर में पब्लिक फिगर्स को किन मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप चाहे कितने भी बड़े ग्लोबल ब्रांड के एम्बेसडर हों, इंटरनेट की दुनिया बहुत निर्दयी हो सकती है। लेकिन आई एम एन अनकूल गर्ल कहकर अपनी कमियों को स्वीकार करना और परफेक्शन का दिखावा न करना कहीं न कहीं उन्हें दर्शकों से और ज्यादा जोड़ता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? आज की हमारी ये पूरी चर्चा सुनने वालों के लिए क्यों मायने रखती है? अगर हम इन तमाम सोर्सेज, एकेडमिक रिसर्च से लेकर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और फैशन मैगजीन्स को एक साथ रखकर देखें, तो आलिया भट्ट की कहानी ये साबित करती है कि आज के आधुनिक दौर में सफलता केवल कैमरे के सामने बेहतरीन अभिनय करने तक सीमित नहीं है। असली सफलता इस बात में है कि आप अपने उस प्रभाव का इस्तेमाल पर्यावरण को बचाने, समाज के कमजोर तबकों को ऊपर उठाने और ग्लोबल मंच पर अपने देश की कला को एक नई दिशा देने में कैसे करते हैं। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, और ये सवाल ऐसा है जिस पर शायद हम सभी को रुककर सोचना चाहिए। हाँ। हमारी सोर्सेज में एक बहुत ही अहम जानकारी है जो इस पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। क्या जानकारी है वो? 2024 में आलिया भट्ट ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है, खासकर तब जब आप पर बाफ्टा या मेट गाला जैसे इवेंट्स में हर वक्त परफेक्ट दिखने का दबाव हो। बिल्कुल, और श्रोताओं के लिए सोचने वाला विषय ये है कि समाज में अक्सर ADHD जैसी स्थिति को एक कमी, एक बीमारी या एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि ये इंसान की क्षमता को कम कर देता है। लेकिन क्या ये संभव है कि यही न्यूरो डाइवर्जेंस आज के इस अत्यधिक तेज, प्रतिस्पर्धी और सूचनाओं से भरे दौर में इन जैसी हस्तियों की असाधारण रचनात्मकता, एक साथ कई काम करने की क्षमता और उस असीम ऊर्जा का मुख्य कारण हो? बिल्कुल, मतलब जो चीज बाफ्टा के रेड कारपेट पर ट्रोलिंग का कारण बनती है, क्योंकि दिमाग एक साथ कई दिशाओं में सोच रहा है, वही चीज उन्हें एक साथ एक सफल प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर और बेहतरीन अभिनेता भी बना रही है। सटीक कहा। क्या हमें एक समाज के रूप में इन तथाकथित कमियों या मानसिक भिन्नताओं को देखने का अपना नजरिया नहीं बदलना चाहिए? शायद जो चीज कागज पर या मेडिकल टर्म्स में एक डिसऑर्डर नजर आती है, वही असल जिंदगी में किसी की सबसे बड़ी ताकत, उनका सबसे बड़ा सुपर पावर हो सकती है। ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचार करने लायक सवाल है। इस हाई प्रेशर दुनिया में परफेक्शन की चाह और न्यूरो डाइवर्जेंस की असलियत के बीच का ये रिश्ता हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और इसी सवाल को सभी सुनने वालों के मन में छोड़ते हुए हम अपनी आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमें सुनने और इस सफर में साथ जुड़ने के लिए हर किसी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।